मेरा नाम पायल है। मैं दुबई के मशहूर डॉक्टर की बहन हूँ। मेरे माता पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। मेरे भैया एक डॉक्टर थे। वह अपने मरीजों को वजन कम करने वाली दवाइयाँ देते थे। उससे औरतें मेरे भैया से दवाई लेकर जाती और अगले ही दिन पतली हो जाती थी। मैं बहुत मोटी थी। मैं अपने भैया से जब भी उस दवाई को मांगती थी तो वह हर बार मुझे इनकार कर दिया करते थे। मेरे मोटे शरीर की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। जो कोई भी मुझे देखता था मेरे मोटापा देख करके रिश्ते से इनकार कर देता था। एक दिन मैं भेष बदल करके अपने भैया के क्लिनिक पर पहुंच गई थी और मोटापा खत्म करने की दवाई लेकर आ गई। जैसे ही मैंने दवाई खाई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख करके मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे थे। मेरी एक बहन भी थी जो कि बहुत खूबसूरत और पतली थी, बिल्कुल मॉडल की तरह लगती थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी और पढ़ी लिखी थी। मेरे भैया ने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दी थी। मैं बचपन से ही बहुत मोटी थी। मैं हर काम में इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि लोग मेरी काबिलियत देखकर मेरी तारीफ किया करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मोटापे की वजह निकल ही आती थी। इस वजह से लोग मुझसे दूरी बना लिया करते थे। और तो और मेरा वजन सिर्फ 25 साल की उम्र में 85 किलो हो गया था। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होते हुए भी लोगों को मेरी यह कमी नज़र आ ही जाती थी। मुझे पतली लड़कियों को देखकर बहुत जलन महसूस होती थी, जबकि मेरी खुद छोटी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पतली सी थी। मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ था। मेरी माँ के ना होते हुए भी मुझे हर काम आता था, लेकिन बस मैं पतली होना चाहती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी तरह से पतला होकर ही रहूंगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी करती थी और ज़्यादातर घर का खाना ही खाया करती थी। यहाँ तक कि मैंने जिम भी कर लिया था। जब मैं जिम करती तो मेरे वजन को सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क पड़ता था। मेरा वजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ बेकार हो जाता था। जिम करना, परहेज का खाना खाना, यहाँ तक कि मैं 67 किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा भागदौड़ करती थी, लेकिन फिर भी मेरा वजन सिर्फ 4 या 5 किलो ही कम होता था। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था और मेरा वजन भी वहीं का वहीं, और मैं देखने में मोटी और भद्दी लगती थी, जिस वजह से हर कोई मुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाता था और मेरे रिश्ते भी नहीं लग पा रहे थे। कभी अगर मेरे परिवार में किसी चीज़ पर कोई तारीफ की जाती तो साथ में यह भी कहा जाता कि बस लड़की थोड़ी पतली और होती तो शायद अच्छी लगती। और आजकल तो वैसे भी पतली और स्लिम लड़कियों का ही फैशन चल रहा है, क्योंकि पतली लड़कियों पर कपड़े भी अच्छे लगते हैं और वह अपनी मर्जी के हिसाब से हर तरह के कपड़े पहन सकती है। लेकिन मैं तो लोगों को देखकर बस अपना दिल भरा करती थी। मैं अपनी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं कर सकती थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छा दिखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर की वजह से लोग मेरे ऊपर बुरे बुरे कमेंट्स पास करते थे और मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती थी। मैं सिर्फ सब्र कर लेती थी और खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। हर तरह से मैंने अपना वजन कम करने की कोशिश कर ली थी। अखबार में भी अगर वजन कम करने वाला कोई ऐड आता तो मैं फौरन गौर किया करती थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी दादी का कहना था कि मैं बचपन से ही हेल्दी हूँ, इसलिए मुझ पर कोई दवाई या कोई भी इलाज काम नहीं करेगा। कहने को तो मेरी दादी मुझे ताना मारा करती थी, क्योंकि दादी को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मल सा ही खाना खाती थी। अपना वजन कम करने की मेरे दिमाग पर धुन सवार थी और इसी वजह से मैं कम खाना खाती थी, जबकि मेरे पेरेंट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बल्कि मेरे पूरे परिवार में ऐसा मोटा कोई नहीं था। मेरी मम्मी पापा भी पतले ही थे। मेरे भैया तो मोटे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी मोटे नहीं हैं जितने की मैं हूँ। मेरी उम्र के हिसाब से मेरा वजन ज़्यादा हो गया है। ना जाने मैं किस पर चली गई थी या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। मेरी बहन खूबसूरत थी। वह मुझसे उम्र में 5 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। हम दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों पढ़े भी एक ही कॉलेज में थे। लोग हमें देखते तो हम दोनों का बहुत मजाक बनाया करते थे। मेरी बहन को अपने पतले होने पर बहुत ही घमंड था। मैंने अपने भैया से बहुत मना किया था कि जिस कॉलेज में मेरी बहन का एडमिशन हो उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं करवाना है, क्योंकि मेरी बहन को देखकर लोग मुझ पर कमेंट्स पास किया करते थे। लेकिन फिर भी भैया ने हम दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। भैया का कहना था कि मैं दो बहनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, क्योंकि भैया हम दोनों बहनों को एक साथ कॉलेज से घर लेकर आते थे और एक साथ ही छोड़ने जाते थे। मगर किस्मत को शायद यह भी बात मंजूर नहीं थी। मेरा और मेरी बहन का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया था, तो अब मुझे कॉलेज के भी लोगों की बातें बर्दाश्त करनी थी। कॉलेज में भी सारे लोग यही कहते थे कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लगता ही नहीं कि वो तुम्हारी बहन है। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां मेरी बहन के फैंस थे। मेरी बहन बहुत ही पतली और खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन मेरी बहन जितनी पतली और खूबसूरत थी उसे उतना ही घमंड था। वह हमेशा मुझे मेरे मोटापे के ताने दिया करती थी और हमेशा मुझे समझाया करती थी कि तुम्हारे इतने मोटे होने की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम किसी भी एंगल से लड़की नहीं लगती, बल्कि कोई औरत लगती हो, मोटी और भद्दी सी। मुझे अपनी बहन की बातें बहुत बुरी लगती थी। मैं यही सोचती थी कि मेरी बहन हमेशा मेरे मोटापे का मजाक उड़ाती रहती है। वह बहुत खूबसूरत है, इसलिए मेरे बारे में ऐसी बातें करती है। मुझे हमेशा उसका साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। मैं घर में भी हमेशा अपनी बहन से दूर दूर ही रहती थी। मुझे अपनी बहन की हर बात बहुत बुरी लगती थी और वह मुझे नीचे दिखाने के लिए हमेशा कुछ सोचती रहती थी।
मेरे अंदर एक आग सी जलती रहती थी, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर नहीं होती और दूसरों के अंदर देखकर आपको बहुत जलन महसूस होती है। इसलिए मुझे हर पतली लड़की से नफरत थी और सबसे ज़्यादा नफरत मुझे अपनी बहन से थी, जो अपने पतला होने पर बहुत घमंड किया करती थी। मैं कितनी ही पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट क्यों नहीं थी, लेकिन हमेशा लोग मेरे मोटापे की वजह से मेरे अंदर की कमी निकाल लेते थे और मैं हमेशा अपने आप को तसल्ली देती रहती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं भी पतली लड़कियों की तरह पतली बनकर दिखाऊंगी और अपने सारे शौक पूरे करूंगी, हर तरह का कपड़ा पहनूंगी। लेकिन लोग कभी यह नहीं सोचते थे कि अगर मेरे अंदर एक कमी है तो मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ भी तो है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग और परेशान हो गई थी और धीरे धीरे लोगों की बातें मुझे कड़वी लगने लगी थी। मैंने कभी भी अपनी बहन से प्यार से बात तक नहीं की थी। मैं हमेशा अपना गुस्सा उतार दिया करती थी उस पर। हमेशा ही मैं अपनी बहन के साथ गलत बिहेवियर करती थी, क्योंकि उसका बिहेवियर भी मेरे साथ गलत ही रहता था। लेकिन मेरी बहन ने कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं माना था। इतना मैं उससे जलती थी, वह मुझे और चिढ़ाया करती थी। शायद यही तो बहनों का प्यार होता है। लेकिन अगर बहनों का प्यार ऐसा होता है तो फिर मेरी बहन मेरी कमजोरी का फायदा उठा मेरी दूसरों के सामने इंसल्ट तो नहीं करती। मेरी बहन तो हमेशा मुझे नीचे दिखाने में लगी रहती थी। धीरे धीरे इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल आया था। आज मेरी भाभी ने रिश्ता करने के लिए पंडित जी को घर भर बुलाया था और उनको मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए भी कहा था। मैंने भाभी को पहले ही बता दिया था कि मुझे किसी छोटे मोटे घर में शादी नहीं करनी है, बल्कि मुझे एक अमीर परिवार में शादी करनी है। और यही बात मेरी भाभी ने पंडित जी को भी बता दी थी। मैं अपने बड़े भैया से छोटी और अब मेरी ही शादी का नंबर था। मेरा कोई रिश्ता नहीं लग रहा था। इसी वजह से मेरी भाभी लड़के वालों को 6 लाख रुपए दहेज में देने की रकम रख दी थी। पंडित जी भाभी की बातें समझकर चले गए थे और अब वह लड़के वालों को यही लालच देने वाले थे। इसी बहाने भाभी ने मुझसे कहा था कि अब तुम किसी भी तरह से जल्दी अपना वजन कम करने की कोशिश करो और अब तो जैसे तैसे करके पतली होकर ही दिखा दो, ताकि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ सके। भाभी का मतलब समझ करके मैंने भी यही सोचा था कि ऐसा करना ही ठीक रहेगा। मुझे कुछ न कुछ करके अपना वजन कम करना ही होगा। इसलिए मुझे अपनी बहन से बनाकर रखनी थी, क्योंकि मेरी बहन भी इस काम में मेरा बहुत साथ दे सकती थी। हमारे पड़ोस में सोना भाभी रहा करती थी। वो अभी ही हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई थी। उनका हमारे घर पर आना जाना बहुत हो गया था, क्योंकि उनसे मेरी भाभी और दादी की बातचीत बहुत अच्छी रहती थी। सोना भाभी के परिवार में उनके पति और उनका एक जवान बेटा था। मैंने आज शाम ही उनके घर पर जाने के बारे में सोचा था। फिर शाम को मैं सोना आंटी के घर चली गई थी, क्योंकि उनका जवान बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और वह अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी। मुझे अपने पास देख करके सोना आंटी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें मेरा बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा था कि बस जिस तरह से सोना आंटी को मेरा बिहेवियर पसंद आया है, इस तरह से उनको मैं भी पसंद आ जाऊँ उनके बेटे के लिए। उनका बेटा मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था, जबकि मैं तो बहुत मोटी और भद्दी सी दिखती थी। मेरी भाभी ने मुझसे कहा था कि मैंने अगर सोना आंटी के बेटे को इम्प्रेस कर लिया तो मेरी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि सोना आंटी का लड़का हमारे मोहल्ले का सबसे खूबसूरत लड़का था। इसलिए भाभी के कहने पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैंने सोना आंटी से अच्छे रिलेशन बना लिए थे। उनके घर जल्दी आना जाना शुरू कर दिया था। मैंने सोना आंटी के बेटे को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना बेटा इम्प्रेस हुआ और ना ही माँ। मेरी यह कोशिश भी बेकार हो गई थी। मैंने फिर उसके बाद जिम जाना शुरू कर दिया ताकि मैं पतली हो सकूं। मुझे जिम जाते हुए लगभग 6 महीने होने वाले थे। मुझे पता चला कि हमारे घर रिश्ते वाले आने वाले, और फिर रिश्ते वाले हमारे घर ही आ गए थे। मैंने लड़के वालों के आने से पहले खुद को पतला करने के लिए काफ़ी कुछ किया था। लगभग 3 दिन से मैं भूखी थी, कुछ खाया भी नहीं था और कपड़े भी इस तरह के पहने थे जिससे मैं पतली लग सकूं, और सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया था। आज मुझे पूरा यकीन था कि मुझ में कोई कमी ना रहे, कि लड़के वाले मुझे पसंद करके ही जाएंगे। लड़के वाले आ गए थे और मेरी भाभी ने बहन बरखा को भी बुला लिया था कि बरखा मेरा अच्छा सा मेकअप कर देती, और उसने ऐसा ही किया। बरखा ने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया था और मुझे पहनने के लिए एक बॉडी शेपर भी दिया था, जिससे मेरा पेट अंदर हो सके और मैं कुछ पतली लग सकूं। अपनी तरफ से बरखा ने मेरे लिए काफ़ी मेहनत की थी, और फिर उसने लड़के वालों के लिए नाश्ता भी बनाया था। उसके बाद बरखा लड़के वालों के सामने चाय लेकर के आ गई थी, और यही वह गलती थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जब चाय लेकर बरखा आई तो लोगों ने मेरे बजाय बरखा को पसंद कर लिया था, जबकि बरखा तो नॉर्मल से कपड़े पहनी हुई थी और उसका मेकअप भी नहीं हुआ था, और मैंने मेकअप किया हुआ था और अच्छे कपड़े पहने हुई थी। फिर भी उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो लोग भाभी से मेरे बजाय बरखा का रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इस पर भाभी ने लड़के वालों को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और कहने लगी कि पहले हम बड़ी बहन की शादी करेंगे, उसके बाद छोटी बहन के बारे में सोचेंगे। भाभी ने उनकी इंसल्ट करके उन लोगों को घर से निकाल दिया था। लगभग मेरा 10वां रिश्ता था जिन लोगों ने मेरे मोटापे की वजह से मुझे रिजेक्ट किया था। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि लड़के वालों ने पैसों के लालच में आकर मुझे पसंद कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने बरखा को देखा तो वह लोग बरखा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए थे। इस बार मेरा रिश्ता खत्म होने की वजह बरखा थी। मुझे इस बार बरखा से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी।
जबकि इन सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि वह ज़रूर जानबूझकर के मेरा रिश्ता ख़त्म करने के लिए वहाँ पर आई होगी। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात भी थी कि बरखा को भाभी ने वहाँ पर बुलाया था, वह खुद नहीं आई थी। अब जब यह बात हो गई थी तो भाभी ने बरखा को बहुत डांटा था, लेकिन इसमें बरखा की कोई गलती नहीं थी, जबकि भाभी ने ही तो बरखा को बुलाया था और अब वही बरखा को डांट भी रही थी। सारी बात मेरे भैया के सामने भी खुलकर आ गई थी। मैं अपने भैया की बहुत लाडली थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरे भैया का कहना नहीं मानती थी और मैं हमेशा अपने भैया का कहना माना करती थी। मेरे भैया ने मुझे मेरे माता पिता से बढ़कर प्यार दिया था। भैया ने मेरे हर नाज नखरे उठाए थे। आज तक भैया ने मेरी हर डिमांड मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी थी। जबकि मेरी भाभी भी इस बात पर कभी कभी नाराज़ हो जाया करती थी, क्योंकि मेरी भाभी के पास एक छोटी सी बेटी थी जो सिर्फ 4 साल की ही थी। भैया उसकी डिमांड भी पूरी नहीं करते थे जितनी जल्दी मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर देते थे। भैया भाभी से हमेशा यही कहते थे कि मैं अपनी बहन पायल से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है मेरी बहन पायल अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान रहती है, इसलिए मैं अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ और उसकी शादी अच्छे परिवार में करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहन का घर अच्छी जगह बस सके। मगर अब जो मेरी शादी नहीं हो पा रही तो मेरे भैया भी परेशान रहने लगे थे। लेकिन मेरे सपने तो बहुत होते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे परिवार में हो और मेरा पति हैंडसम हो। अब मेरा यह रिश्ता खत्म हुए भी काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई दूसरा रिश्ता नहीं आया और रिश्ते वाली बात भी पुरानी हो गई थी। मुझे लगा था कि सब लोग उस बात को भूल गए होंगे, लेकिन यह सिर्फ अभी मेरी सोच ही थी। हमारे पड़ोस में ही एक लड़की की शादी थी। मैं शादी में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं मेरी भाभी की वजह से जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मेरा अभी भी शादी में जाने के लिए मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर लोगों की बातें सुनने की और हिम्मत नहीं थी। मगर फिर भैया के कहने पर मुझे जाना ही पड़ा था। भाभी ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम मेरी बेटी को संभाल लेना। और कहने लगी कि यही तो मौका होता है जब लोग लड़कियों को पसंद करते हैं और उनके रिश्ते आते हैं, क्या पता तुम्हारा भी रिश्ता आ जाए। बस यही लालच मेरे दिमाग में आ गया था और फिर मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। मगर वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे शादी में नहीं आना चाहिए था। सबसे बड़ी वजह वही मेरा रिश्ता था, जिन्होंने बरखा की वजह से मुझे इनकार किया था। मोहल्ले में यह बात सब लोगों को पता चल गई थी कि मेरा रिश्ता मेरी बहन की वजह से ही टूट गया। उन लोगों ने मेरी बहन को पसंद कर लिया होगा, तभी तो यह रिश्ता खत्म होगा। यही लोगों के ताने थे, बल्कि मैं लोगों के ताने सुन सुन करके तंग आ गई थी। मैं भैया भाभी को बिना बताए इस शादी में सीधा घर आ गई थी। भैया भाभी और बरखा तो वहीं पर रह गए थे, मगर मैं घर पर आ गई और घर आकर रोने लगी थी। मुझे बरखा पर शक हो रहा था कि जरूर उसी ने मोहल्ले में यह बात बताई होगी, वरना तो इस बारे में किसको पता चलेगा। मेरी इंसल्ट जरूर मेरी बहन ने ही करवाई होगी और ऐसा ही हुआ था। मेरी बहन ना जाने मेरी इंसल्ट क्यों करवाती थी, लेकिन मेरी इंसल्ट तो हर जगह ही होती थी। मेरे दिमाग में यही बात बैठ गई थी जैसे मेरी अपनी ही बहन मेरी दुश्मन है, क्योंकि उसने मेरे साथ दुश्मनी वाला ही हादसा किया था। और लगता भी क्यों नहीं, मेरी बहन हर जगह मेरी इंसल्ट करवा देती थी और मेरी नफरत उससे दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब तो बहुत ही ज्यादा हद हो गई थी। जो रिश्ता मेरे नाम से आता था वह लोग मेरी बहन को देखे बिना ही पक्का करके चले जाते थे। और यह बात मैंने खुद लड़के वालों के मुंह से ही सुनी थी कि उनको पहले से ही मेरी बहन बरखा के बारे में पता चल गया था कि वह बहुत खूबसूरत है और मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ। पहले कॉलेज, रिश्तेदार और अब लड़के वाले भी उसे ही पसंद करके जाने लगे थे। मुझे अपनी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। मेरी बहन हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और इस बार भी उसने मुझे नीचा दिखाया। मुझे अपनी बहन की नीयत पर हमेशा ही शक रहता था। मैं अपनी बहन को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझती थी। ऐसा चलता रहता था और हम दोनों बहन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। मैंने अपना गुस्सा अपनी फ्रेंड पर निकाल दिया था। मैंने अपनी फ्रेंड को जब अपनी परेशानी बताई तो वह भी यही कहती कि तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है और पतली है। सोना आंटी ने भी अपने बेटे के लिए हमारे घर बरखा का रिश्ता भेज दिया था। अब मुझे और भी ज्यादा जलन होने लगी थी अपनी बहन से। यह फ्रेंड तो मेरी थी, लेकिन तारीफ मेरी बहन बरखा की कर रही थी, क्योंकि अब मुझे पतले लोगों की तारीफ सुनकर के बहुत बुरा लगता था। मेरी फ्रेंड भी मेरा मजाक बनाना चाहती थी। सबको यही लगता था कि मैं बहुत मोटी हूँ। अगर ऐसा था तो इसमें मेरी क्या गलती थी, क्योंकि मैं खुद भी मोटी नहीं बनना चाहती थी। अब मैं मोटी बन गई थी तो मुझे ना जाने किस चीज़ की सज़ा मिल रही थी। मैं गुस्से में ही अपनी फ्रेंड के घर से निकल आई थी और घर आकर अपने भाई और भाभी को सारी बातें बता दी थी कि मेरी बहन की वजह से हर जगह मेरी बहुत इंसल्ट होती है। अगर यह पतली है तो इसमें मेरी क्या गलती है, और अगर मैं मोटी हूँ तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है। लोग मुझे क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। भैया मेरी सारी बातें सुनकर खामोश हो गए। मैंने भैया से कहा, भैया आप मेरे लिए कुछ भी करो, मैं पतली होना चाहती हूँ। अगर मैं पतली नहीं हो सकती ना तो मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ मेरी तरह मोटी हो जाए। अगर सारी लड़कियाँ मोटी हो गई ना तो इस तरह मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेरी बातें सुनकर के मेरे भैया भाभी भी हंसने लगे थे, जबकि वह दोनों कहने लगे, तुम कैसी पागले वाली बातें कर रही हो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो तुम पतली हो सकती हो और ना ही सारी लड़कियां मोटी हो सकती है। वह मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करने लगे। उन दोनों पति पत्नी ने मेरा गुस्सा ठीक कर दिया था। ऐसा सिर्फ मेरे भैया और भाभी ही कर सकते थे, क्योंकि दुनिया में मेरे भैया भाभी ही ऐसा कर सकते थे जिन्होंने मेरी हर परेशानी को समझा था, और उन दोनों ने मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की थी। मेरे भैया भाभी दुनिया के सबसे अच्छे भैया भाभी थे।
थे जिन्होंने मुझे माता पिता का प्यार दिया था और कभी माता पिता की कमी भी नहीं होने दी थी। हम दोनों बहनों को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मैं भी अपने भैया भाभी के साथ हमेशा उनके जैसा ही बिहेवियर किया करती थी। बरखा तो भैया भाभी का ज़्यादा कहना नहीं मानती थी, लेकिन मैं हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया करती थी। लोगों की बातों से तंग आकर मैंने भैया भाभी से कह दिया था कि वह आगे फिर मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि इस तरह से तो मेरी शादी कभी नहीं होने वाली, क्योंकि ना तो मैं कभी पतली हो सकूंगी और इस मोटापे की वजह से कभी मेरी शादी नहीं हो पाएगी। इस बात पर पहले तो भैया ने मुझे बहुत डांट लगाई थी, लेकिन भाभी ने जब भैया को समझाया तो वह खामोश हो गए थे। मगर मैं भी उनसे ऐसी बातें करके बहुत अपसेट हो गई थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, मगर मेरी परेशानी का उन लोगों के पास कोई भी हल नहीं था, क्योंकि आखिरकार मैं भी एक इंसान थी और मैं अपने भैया की सबसे लाडली थी। मेरे भैया भी चाहते थे कि वह किसी तरह से मेरी परेशानी खत्म कर दे, लेकिन मेरा मोटापा खत्म करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन मैंने अब लोगों के सामने आना भी बंद कर दिया था, क्योंकि अब मैं किसी को भी अपने मोटापे को लेकर के जवाब नहीं देना चाहती थी। इस तरह लोगों के बिहेवियर मुझे दुख पहुंचाते थे। इससे अच्छा तो मैं यही सोचती थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना आए, क्योंकि अगर मेरे भाग्य में मेरी शादी होना लिखा होता तो वह जाने कब की हो गई होती। अब मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था, वरना अपने मोटापे को लेकर कभी मैंने हार नहीं मानी थी। मैं ऐसी कोशिश में लगी रहती थी कि मैं पतली हो जाऊं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक न एक दिन पतली जरूर हो जाऊंगी। फिर मैं अपनी लाइफ के शेड्यूल को बिजी रखने में लगी हुई थी। मैं घर के कामों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करती थी और मैंने अब अपनी बहन से बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी। और भैया भाभी ने भी मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दिया था। मेरे भैया डॉक्टर थे, उनके क्लिनिक हमारी गली के नुक्कड़ पर ही बना हुआ था। मेरे भैया की दवाई से लोगों को काफ़ी फर्क पहुंचता था। अपने मोहल्ले से अलग भी मेरे भैया के पास दूसरे मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग दवाई लेने के लिए आते थे। लोग दूर दूर से अपना इलाज करवाने के लिए उनके पास आते थे। मेरे भैया हमारे मोहल्ले के फेमस डॉक्टर थे। लोग मेरे भैया की बहुत तारीफ भी किया करते थे और आज तक हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गए थे। घर में अगर हम में से किसी की भी तबीयत खराब हो जाती तो हम भैया से ही दवाई लिया करते थे और उनका इलाज करने के बाद हम ठीक भी हो जाते थे। हमारे सब आसपास वाले भी उनसे ही दवाई लिया करते थे। भैया कुछ दिनों से अपने किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे। मुझे नहीं पता था कि भैया किस काम में बिजी रहते थे। इसी बारे में सोचकर के काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर शायद भैया कोई नई दवाई तैयार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने शहर के बहुत बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट किया था। मगर मुझे हमारे कॉलोनी के लोगों से भी यही बात पता चली कि मेरे भैया के पास कुछ ऐसी दवाई है जैसे खाने के बाद इंसान का वजन कम हो जाता है और मोटा इंसान पतला लगने लगता है। इसका मतलब भैया जिस काम में इतना बिजी थे वह यही काम था कि अगर सच में भैया के पास पतला होने की दवाई थी तो फिर उन्होंने मुझे वह दवाई क्यों नहीं दी थी। मुझे तो इस दवाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और यह बात मेरे भैया अच्छी तरह से जानते थे। यह दवाई आने के बाद भैया को सबसे पहले मुझे ही देनी चाहिए थी, मगर भैया ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने न जाने ऐसा क्यों किया था कि मुझे उस दवाई के बारे में बिल्कुल कोई खबर भी नहीं होने दी थी। भैया के पास से जो भी मोटी लड़की पतला होने की दवाई लेकर जाती वह एक ही महीने के अंदर अंदर पतली हो जाती थी। मतलब कि भैया की बनाई हुई दवाई सच में काम किया करती थी। लेकिन बस मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार भैया ने मुझे वह दवाई क्यों नहीं दी। मुझे अपने भैया के घर आने का इंतज़ार था कि जब वह अपने क्लिनिक बंद करके घर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी, और इसी वजह से मुझे लगभग रात के 3 बज गए थे। लेकिन भैया अभी तक अपना क्लिनिक बंद करके घर के अंदर नहीं आए थे। फिलहाल लगभग 3:30 बजे तक भैया घर के अंदर आ गए थे। भाभी ने कहा था कि उनके आते ही तुम कोई बात मत करना, आराम से इस बारे में सुबह को ही बात करना, क्योंकि अब वह खाना खाने के बाद सो जाएंगे। और मैंने ऐसा ही किया था। मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी और सुबह होने का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हुई तो दिन निकलते ही मैंने सबसे पहले इस बारे में भैया से बात की और उनसे खुद ही अपने लिए वह दवाई भी मांग ली थी, मगर भैया ने मुझे वह दवाई देने से इनकार कर दिया था। मुझे अपने भैया से इनकार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्या भैया को मेरा जरा सा भी एहसास नहीं था कि मैं अपने मोटापे की वजह से कितनी परेशान हो चुकी हूँ, और इसी मोटापे की वजह से मेरा रिश्ता भी नहीं होता। लोग आते थे और मुझे रिजेक्ट करके चले जाते थे और लोगों के बीच मेरी जो इंसल्ट होती वो अलग थी। सब कुछ मेरे भैया के सामने ही होता था, मगर फिर भी वो मुझे दवाई देने से मना कर रहे थे, जबकि भैया ने तो आज तक मेरी हर डिमांड पूरी की थी। मेरे बहुत कहने पर भी भैया मेरी बात को नहीं मान रहे थे और भैया ने मुझे वह दवाई देने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे भैया की इनकार करने की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। आखिर वह मुझे दवाई दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता, या क्या हो रहा था मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाभी ने मुझे इशारा करके चुप करवा दिया था और इसलिए मैंने भैया से ज़्यादा बहस नहीं की थी और उठ करके खामोशी से गुस्से में छत पर आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार मेरे भैया को मेरी हर परेशानी के बारे में पता था, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। वह तो मेरी हर डिमांड को पूरा किया करते थे और आज जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वह मेरे भैया के पास मौजूद है, फिर भी वो मुझे उस चीज़ को देने से इनकार कर रहे हैं। तब से मुझे यह पता चला था कि 1 महीने के अंदर अंदर यह दवाई मोटे इंसान को पतला कर देती है, तो मुझे इस दवाई को इस्तेमाल करने की और भी ज़्यादा जल्दी हो रही थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए मैं भी हार मान
कर नहीं बैठने वाली थी। वैसे तो मैं बहुत सुंदर थी, अगर मेरे अंदर यह मोटापा भी खत्म हो जाता तो मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाती। फिर मुझे पतला देखकर लोग मेरे आगे पीछे घूमते। बस यही सब कुछ सोच सोच करके मैं उस दवाई को लेने के लिए प्लानिंग करने लगी थी और आखिरकार किस तरह से भैया से वह दवाई हासिल करने की सोचने लगी थी कि अगर मैं पतली हो गई तो सबकी आंखें मुझे देखकर फटी की फटी रह जाएगी। अब लोग मेरे आगे पीछे होंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंदर इस मोटापे के बाद कोई दूसरी कमी नहीं है। बस एक मेरा शरीर बहुत मोटा था कि तो मैं गोरी थी और मेरा फेस कट भी बहुत प्यारा था, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई थी, क्योंकि हर इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी और बुराई ज़रूर पाई जाती है, मगर कभी कभी हम इंसान इस बात को इग्नोर कर जाते हैं। मैंने सबके सोने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान बनाया था और अपने इस प्लान को इस्तेमाल करके मैं उस दवाई को हासिल कर सकती थी। अगली सुबह मैंने भाभी से परमिशन लेकर के अपने कॉलेज का कह करके निकल गई थी और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने अपना भेष बदल लिया। मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी की साड़ी पहन ली और चेहरे पर लंबा सा घूंघट कर लिया। मुझे कैसे भी करके वह दवाई हासिल करनी थी, इसलिए तो मैंने यह प्लान बनाया था। अपना भेष बदलने के बाद मैं खुद भैया के पास दवाई लेने के लिए चली गई थी उनके क्लिनिक पर। और जब मैं भैया के क्लिनिक पर गई तो वह मुझे पहचान नहीं सके। भैया को पता ही नहीं चला और मैंने वह दवाई उनसे खरीद ली थी। दवाई मेरे पास आने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मुझे लग रहा था कि बस अगले ही दिन मैं पतली हो जाऊंगी। वह दवाई लेकर के मैं घर आ गई थी और उस दवाई को मैंने अपने पर्स में छुपा करके रख दिया था ताकि वह दवाई किसी के हाथ न लग सके। भैया ने दवाई देते समय उसका खाने का टाइम और तरीका भी बताया था कि यह दवाई किस तरह से खाई जाती है। भैया के मुताबिक तो यह दवाई मुझे दिन में 2 बार खानी थी और यह दवाई 15 दिन की दवाई थी। 15 दिन दवाई खाने के बाद मुझे 15 दिन और अपने वजन कम होने का इंतजार करना था। यह लगभग 30 दिन का कोर्स था। मैंने इसी तरह किया। 15 दिन तक मैं दोपहर का खाना और रात का खाना और खाने करने के बाद चोरी चुप के दवाई खा लिया करती थी। अब मुझे पूरे 30 दिन होने का इंतजार था ताकि मैं पतली हो जाती तो अपने सारे सपने पूरे कर पाती। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं पतली हो गई तो फौरन ही मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी। जब मेरी 15 दिन की दवाई खत्म हो गई तो मैंने और 15 दिन अपने पतले होने का इंतजार किया। दवाई खाते हुए मुझे बड़ा अजीब सा एहसास होता था और मैं भैया के सामने भी नहीं आती थी, यही सोचकर कि भैया को शक न हो जाए कि मैंने उनसे दवाई ली है। जब मेरे 15 दिन कंप्लीट हो गए तो मैंने अपने अंदर काफ़ी असर महसूस किया था। काफ़ी नहीं बल्कि बहुत असर महसूस किया था। मुझे खुद को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मैं ही हूँ। अब वक्त आ गया था कि मुझे सबको बताना था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। पतले होने के बाद मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो मेरी बहन बरखा भी नहीं थी। अब मैं सच में पतली हो गई थी। मेरा वज़न लगभग 50 किलो हो गया था, जबकि इससे पहले मेरा वज़न 85 किलो था। यकीन नहीं हो रहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा इतना वज़न कम हो सकता है। अपने आप को देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अब वक्त था कि मुझे कमरे से बाहर निकलना था, क्योंकि पूरे 1 महीने तक मैं कमरे के अंदर ही सारे काम किया करती थी और कमरे से ज़्यादातर बाहर निकलने पर परहेज किया करती थी। मैंने अपना फेवरेट जींस टॉप निकाला और पहन लिया, क्योंकि मुझे जींस टॉप बहुत पसंद था। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, इसलिए जींस टॉप ना तो मुझ पर अच्छा लगता था और ना ही मुझे आता था। इसलिए मैंने अपने जींस टॉप को आज पहन कर देखा तो मेरे शरीर पर जींस टॉप अच्छी तरह से चढ़ गया था और मुझे खुद को जींस टॉप में देख करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। मैं जींस टॉप में बहुत स्मार्ट लग रही थी, बल्कि किसी मॉडल की तरह लग रही थी। काफ़ी देर तक मैं खुद को शीशे के सामने देखती रही और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि यह मैं ही हूँ। उसके बाद जब भाभी कमरे में आई और उन्होंने मुझे जींस टॉप में देखा तो वह भी हैरान रह गई थी। अब भी मुझे डर था कि भैया मुझे देख करके पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने तक भैया के सामने नहीं आ रही थी। मैंने इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं की, क्योंकि अगर भैया भी मुझे पतला देखते तो वह भी बहुत खुश हो जाते। मैंने कोई गलती तो नहीं की थी और वैसे भी जब भैया मुझे इस तरह से खुश और पतला देखेंगे तो वह भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भैया हमेशा मेरी खुशी में ही खुश हो जाते थे। कपड़े भी मैंने पहन लिए थे और अच्छे से थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था, जिससे मैं और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा तो भाई और भाभी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाभी भैया को जाकर मेरे बारे में पहले ही सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन जब भैया ने अपनी आंखों से मुझे देखा तो वह घबराकर बैठे से खड़े हो गए थे। मतलब भैया को भाभी की बात पर यकीन हो गया था और वह मेरा शरीर देख करके हैरान हो गए थे और वह यह बात भी समझ गए थे कि मैंने उनकी बनाई हुई दवाई को इस्तेमाल कर लिया था। भैया के चेहरे पर मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जो आज से पहले मैंने भैया के चेहरे पर कभी नहीं देखा था। उन्होंने डरते डरते मुझसे पूछा, पायल क्या तुमने मेरी दवाई अपने ऊपर इस्तेमाल की है? एक बार तो मैंने सोचा कि भैया से झूठ बोल देती हूँ, फिर मैंने यही सोचा कि एक ना एक दिन तो भैया को इस बारे में जरूर पता चल जाएगा। यही सोच करके मैंने भैया से कह दिया कि आपकी ही दवाई का असर है, जिस पर भैया को बहुत गुस्सा आ गया था और वह अचानक सोफे पर बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा टेंशन में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। आखिरकार मैंने पतला होने की दवाई ही तो खाई है और वह भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, जबकि
काफ़ी सारी लड़कियां और औरतें मेरे भैया से खरीद कर ले जाती थी। वह लोग भी तो पतली हो जाया करती थी, इसलिए इसमें इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं थी जितनी कि भैया ले रहे थे। भाभी भी यही सब सोच रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने भैया से हिम्मत करके आखिर पूछ ही लिया कि आप पायल को देखकर इतनी टेंशन में क्यों आ गए हो, आखिर क्या हुआ है। मगर भैया ने भाभी की बात को इग्नोर कर दिया और मेरी तरफ देख करके कहने लगे कि आखिर तुम्हें वह दवाई कहाँ से मिल गई। अब तो भैया से कोई भी बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने भैया को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे मैं भेस बदल करके भैया की आंखों में धूल झोंक करके गई थी। और वह कहने लगे, पायल तुमने यह क्या कर दिया। उनको आज से ज़्यादा परेशान तो मैंने कभी नहीं देखा था। मैं भी घबरा गई थी भैया इसलिए परेशान है कि मुझसे ज़रूर कोई ना कोई गलती हो गई है। भैया की हालत देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। जब भाभी ने भैया से रिलैक्स होने को कहा और उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो भैया ने बताया कि जो दवाई मैंने मोटापा खत्म करने के लिए बनाई थी वह दवाई पायल के लिए नहीं थी। बस यही बोल करके भैया बाहर चले गए और उनके पीछे मैं और भाभी भी यही सोचते रह गए थे कि आखिर भैया के कहने का क्या मतलब था। सारा दिन भैया का इंतजार करते करते गुजर गया था और भैया सारा दिन घर वापस नहीं आए थे और अब तो रात होने वाली थी। मगर भैया का अभी तक कोई पता नहीं था कि वह कहाँ गए थे। आखिरकार रात के 12:30 बजे भैया घर के अंदर आ गए थे। उसके बाद भाभी ने भैया के पास जाकर उनसे पूछा कि आखिरकार आप इतना टाइम तक कहाँ थे और सारा दिन घर वापस क्यों नहीं आए, जबकि आज तो भैया अपने क्लिनिक पर भी नहीं बैठे थे। फिर भाई अपने क्लिनिक छोड़कर कहाँ चले गए थे। भैया भाभी की बात को इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चले गए। भाभी भी भैया के पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई थी और भैया से उनकी परेशानी की वजह पूछने लगी थी। इतनी मामूली सी बात पर भैया इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे थे। आखिरकार मैं पतली तो हो ही गई थी, अगर मैंने वह दवाई खा भी ली थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। न जाने भैया इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतना परेशान क्यों हो रहे थे। उसके बाद भैया ने भाभी को बताया कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है जितनी कि उनको लग रही है। बात बहुत ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि वह कोई आम दवाई नहीं थी। वह दवाई भैया ने हर औरत के लिए नहीं बल्कि कुछ औरतों लड़कियों के लिए ही बनाई थी। भैया से मेरा इस तरह से उदास होना नहीं देखा जा रहा था। भैया से मेरी परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वह अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे यह दवाई खुद गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन अभी इस दवाई को लेने का सही टाइम नहीं था। मुझे अपने मोटापे की वजह से लोगों से बातें सुनने को मिलती थी और फिर इस पर जो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी तो मेरे भैया से यह सब कुछ देखा नहीं जाता था। वह अपनी बहन की इस कमी को पूरा करना चाहते थे और इसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया था। दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियों से दवाई मंगवाई थी, इसलिए वह दवाई उन्होंने अपने पास रखी थी ताकि वह बाकी औरतों पर एक्सपेरिमेंट कर सके और जब उन औरतों पर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो वह मुझे यह दवाई खुद दे। लेकिन भैया की यह दवाई असरदार नहीं थी कि जो भी औरतें या लड़की इस दवाई को खरीद कर ले जाती थी वह सिर्फ 2 महीने तक ही पतली रह पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे उनका वजन जैसा पहले था वैसा ही हो जाता था। अब जबकि मैंने खुद ही उस दवाई को खा लिया था तो इसका असर क्या होगा भैया नहीं जानते थे। इस सिलसिले में भैया अपने सीनियर डॉक्टर के पास गए थे, मगर वहाँ पर डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। पता चला कि वह सीनियर डॉक्टर कुछ महीने के लिए अमेरिका गए हैं, इसलिए भैया बहुत परेशान हो गए थे। और अगर भैया अपने सीनियर डॉक्टर से नहीं मिले तो फिर ना जाने क्या होगा। भैया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसका भैया को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनको अपनी बहन की खातिर अपने एक्सपेरिमेंट दूसरों पर नहीं आजमाना चाहिए था। जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक ना एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिरना होता है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मगर अब आगे क्या होने वाला था इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। भैया अपने सीनियर डॉक्टर को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उनसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। भैया लगातार सीनियर डॉक्टर से कॉल पर बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल सके। भैया को फ़ोन लगाते हुए काफ़ी टाइम हो गया। भैया के चेहरे पर अभी भी वह परेशानी मौजूद थी। भाभी ने भी भैया से पूछा था तो भैया ने उन्हें बताया कि मेरे पास एक सोल्यूशन है और वह यह है कि इन सब दवाइयों को उठाकर फेंक दिया जाए, तभी इनका असर खत्म हो सकता है। सारी दवाइयाँ तो भैया की क्लिनिक में मौजूद थी क्योंकि अब भैया यही चाहते थे कि वह दूसरों को भी यह दवाई न बेच, क्योंकि ये खुशियाँ सिर्फ कुछ दिन की खुशियाँ होती थी। उसके बाद जब औरत इतना खर्च करने के बावजूद भी दोबारा से मोटी हो जाती तो उनको बहुत बुरा लगता था और उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखता था। और फिर भैया ने जिस वजह से यह दवाई मंगवाई थी उनका यह मकसद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि भैया चाहते थे कि जो इस दवाई को खा ले उसका मोटापा हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और अब हम लोग इस मकसद को पूरा करना भी नहीं चाहते थे। इसलिए मैं फ़ौरन भैया के क्लिनिक पर गई और सारी दवाई उठाकर घर पे ले आई थी और अब भैया से कह दिया था कि आप जो चाहे इस दवाई के साथ कर ले। भैया ने वह सारी दवाइयाँ लेकर एक बॉक्स में बंद करके कूड़े वालों को दे दी थी और हर दवाई के रेपर से उनके नाम को मिटा दिया था ताकि इस दवाई को कोई इस्तेमाल न कर सके। अब भैया के पास कोई औरत या लड़की मोटापा खत्म करने की दवाई लेने आती तो भैया उससे इनकार कर देते। इसी तरह दिन गुजरते गए और देखते ही देखते मेरे 2 महीने पूरे हो गए थे। अब मेरा वजन भी अपनी जगह पर आ गया। अब मैं पहले जैसी फिर से मोटी हो गई थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। मैं इस दुख की वजह से काफ़ी दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरी फ्रेंड्स के भी कॉल आए थे जिनसे मैंने पार्टी के लिए कहा था, लेकिन अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी थी और न ही मैंने अपनी फ्रेंड्स को इस बारे में कुछ बताया। आखिरकार मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था।
यह सब सुनकर तो मेरी फ्रेंड्स मेरा और भी ज़्यादा मजाक बनाती। मेरे भैया को भी इस बारे में अच्छे से पता, तो लगता था कि शायद इन सब में उनका ही कसूर है, और उनको यह भी लग रहा था कि मैं भैया से नाराज़ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस हादसे के बाद मेरी भैया से कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अपने कमरे में बंद थी और उन्होंने भी आकर मुझसे कोई बातचीत नहीं की थी। धीरे धीरे दिन इसी तरह से गुजरते चले जा रहे थे। फिर एक दिन भैया मेरे कमरे में मुझसे बात करने के लिए आए थे। बरखा ने भी मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बरखा पर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मेरी उससे बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई थी। भैया को लगता था कि मैं भैया से नाराज़ हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी बात करना शुरू किया। वह कहने लगे, यार मैंने तुम्हारे साथ जैसा किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा मकसद यह नहीं था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकूं। भैया तो बस मेरी खुशी के खातिर यह सब कुछ कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था जो कि बहुत गलत था। इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यह काम गलत है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी खुशी के लिए इस दवाई का एक्सपेरिमेंट किया। भैया ने भी मेरा मोटापा खत्म करने की हर तरह से कोशिश की। भैया ने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत चीज़ का सहारा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, वह अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थे। मैं जानती थी कि मेरे भैया जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए ही करते, और आज मुझे इस बात का सच में यकीन हो गया था कि भैया हम दोनों बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी खातिर भैया ने गलत कदम उठा लिया था। उन्होंने अपनी सालों पुरानी मेहनत और इज्जत को मेरी खातिर दांव पर लगा दिया था और अपने डॉक्टर होने का गलत इस्तेमाल किया। इस समय अगर कोई गलत था तो वो भैया नहीं बल्कि मैं थी। मैंने अपने मोटापे को हर तरह से खत्म करने की कोशिश की थी, जबकि मेरा पतला होना नामुमकिन था। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई कमी लेकर आता है, शायद मेरी कमी मेरा मोटापा ही था, और मैं अपने मोटापे को खत्म करना चाहती थी। और मैंने अपने आप को स्लिम और स्मार्ट बनाने के चक्कर में और अपनी एक कमी को दूर करने के लिए उस दवाई का इस्तेमाल किया था। मैं बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहती थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा मोटापा मेरे अंदर कोई कमी नहीं था, बल्कि मेरी सोच ही मेरे लिए बहुत बड़ी कमी साबित हुई थी। मेरा असली और स्मार्ट बनने का शौक मेरे लिए सबसे बड़ी कमी थी, जबकि हमें अपने बारे में सिर्फ इतना ही परफेक्ट बनना चाहिए जितना हो सके, और अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। और मैं इतनी अनकॉन्फिडेंस इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं लोगों की बातों से तंग आ गई थी। दवाई खाना मेरे लिए एक मजबूरी बन गया था, मगर देर से ही सही मुझे बात समझ में आ गई थी। अब जैसा भी था, जो भी तब कर लिया था, जैसा भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मैं कभी पतली नहीं हो सकती थी, इसलिए उस दवाई का असर धीरे धीरे मुझ पर से खत्म हो गया था। इंसान कैसा भी हो, उसकी शक्ल सूरत, उसका शरीर पतला मोटा जैसा भी हो, लेकिन उसका दिल अच्छा होना चाहिए। और आज मुझे यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी, क्योंकि अब तक मैं बहुत ही गलत काम के पीछे पड़ी हुई थी, जिसका ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं कभी पतली नहीं हो सकती थी। मेरे लिए मेरा मोटापा ही बेस्ट है। आखिरकार भगवान ने मुझे किसी वजह से ही तो मोटा बनाया होगा, तो फिर मुझे पतला होने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से संभाल लिया। भैया को भी मुझसे इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए वह भी खुश रहने लगे थे, और उन्होंने प्यार से मुझे आशीर्वाद दिया। तो वो मुझसे कहने लगे कि आज तक जो बात मैं अपनी बहन को नहीं समझा सका, वो आज मैंने उनको सिखा दी थी। वह मेरी इस बात पर बहुत खुश हुए थे। मुझसे बरखा ने भी माफ़ी मांग ली थी। उसने आज तक जो भी मेरे साथ किया था उन सब के लिए। मैंने लोगों का भी सामना करना दोबारा से शुरू कर दिया था, और मुझे लोगों के तानों से बुरा भी नहीं लगता था, और अब बरखा से भी कभी मेरा कोई झगड़ा नहीं होता था। अब हम दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। बरखा को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं, और ना ही मुझे बरखा से कोई शिकायत थी। वह भी मेरे बदलाव पर बहुत खुश हो गई थी। पहले जब मेरी बहन हर जगह मेरी इंसल्ट करवाने पर तुली रहती थी, लेकिन अब मेरी बहन में काफ़ी फ़र्क मुझे नज़र आने लगा था, मगर मैं ही उसके पतले और स्मार्ट होने की वजह से उससे जलती रहती थी। फिलहाल जो कुछ भी हुआ था अब काफ़ी बेहतर हो गया था, और सबसे बढ़कर जो भैया भाभी मुझसे इतनी ज़्यादा प्यार करते थे। और जहाँ तक बात मेरी शादी की थी, अब भगवान ने मेरे भाग्य में जिस लड़के को भी मेरे लिए लिखा था वह मुझे इस ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। अभी तक तो फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है जब भी मेरी शादी होगी अच्छे परिवार में ही होगी। अपना पुराना सब कुछ भूल करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।